गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बात कर रहे थे बच्चों पादप वृद्धि हार्मोन की, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे वृद्धि प्रेरक हार्मोन। सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वृद्धि प्रेरक हार्मोन। और उसके अंदर हमने 3 प्रकार के हार्मोन नाम बताए थे आपको। पहला था ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। फर्स्ट जो है ऑक्सीजन, वो हम पूरा पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की संरचना क्या होती है, ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव क्या होते हैं, तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं दूसरे वृद्धि प्रेरक हार्मोन पे, जिसका नाम है जिबरेलिन। क्या नाम होता है? जिबरेलिन। तो बच्चों पहली चीज आती है, नाम पड़ा जिबरेलिन का मतलब क्यों पड़ा जिबरेलिन? जिबरेलिन जो है ये एक फंगस जिबरेला फिजिकोराई, उससे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा जिबरेलिन। ठीक है। सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? तो आंसर आता है जापान। कहाँ गया था? जापान। और यहाँ पर हम एक बात करेंगे, यहाँ पर जिबरेलिन जो होता है उसको हम GA सिम्बल्स दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? GA जिबरेलिक एसिड दर्शाते हैं। जिबरेलिन जो होता है वास्तव में जिबरेलिक एसिड होता है। क्या है? केमिकली जिबरेलिक एसिड होता है, इसलिए इसको GA से दर्शाते हैं। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला सिंबल जो होता है प्रदर्शित करने के लिए, वो बच्चों GA3 होता है। कौन सा होता है? GA3 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है, इसको वृद्धि प्रेरक क्यों कहा गया। तो जिबरेलिन जो होता है वो आनुवंशिक बोनेपन को दूर करता है। पादपों में आनुवंशिक बोनेपन को दूर करता है। अर्थात जो हमारे पास जातियां होती हैं, ड्राफ्ट वैराइटीज होती हैं, बोनापन होता है जिनके अंदर, यदि हम उसके स्प्रे करें तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है। अधिकांश पौधों पर अगर जिबरेलिन का स्प्रे करें तो पौधों के अंदर लंबाई बढ़ जाती है। ऐसा उन पौधों के लिए क्या रहता है जिनके पौधों के तने हमारे पास उपयोगी होते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हो, तने के अंदर गन्ना। गन्ना जो होता है उसके अंदर जो यूजफुल भाग होता है वो क्या होता है? तना ही होता है गन्ने का। जैसे हम खाते हैं, आप खाने में ले लीजिए, जूस निकालने ले लीजिए, या उसे चीनी बनाने में उत्पादन में भाग ले लीजिए। तो गन्ने के अंदर यदि हम स्प्रे कर दें जिबरेलिन का, तो गन्ने के पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन इस साल अभी मेडिकल में आया, 2020 के अंदर आया है आपका, कि किस एक हार्मोन, वह कौन सा हार्मोन जिसके द्वारा गन्ने की फसल पे स्प्रे करने पर गन्ने की जो उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो आंसर आएगा जिबरेलिन। क्या आएगा? जिबरेलिन। जिबरेलिन एक खास प्रकार का वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो क्या करता है? पर्व की लंबाई बढ़ाता है। पर्व जानते हो, तने के अंदर 2 भाग होते हैं, नोड इंटरनोड, पर्व संधि और पर्व। जहां से पत्तियां शाखाएं निकलती हैं वो कहलाती है पर्व संधि। हिंदी में बोलते हैं उसको पर्व संधि, अंग्रेजी में बोलते हैं नोड, NODE। ये आपने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं इंटरनोड पर्व। 2 पर्व संधियों के बीच वाला भाग कहलाता है पर्व कहलाता है। तो ये जिबरेलिन हार्मोन जो होता है वो पर्व की लंबाई को बढ़ाता है। क्लियर है? बात समझ आ गई? अभी हम इसका अगले पढ़ेंगे। जितने भी पादप हैं, पादप जगत के अंदर आते हैं, चाहे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियो, सभी में जिबरेलिन पाया जाता है। अमाउंट जो होता है इसका, जो अनुपात होता है वो सबका अलग होता है, परंतु सभी में जिबरेलिन पाया जाता है। ठीक है। लेकिन फीमेलनेस, अगर हम बात करें, पुष्पन जो होता है वो प्रभावित करता है केवल एंजियोस्पर्म पादपों में। पुष्पन को प्रभावित करता है, बाकी में पुष्पन नहीं करता, वृद्धि को प्रभावित करता है। क्लियर है? तो ये जिबरेलिन के बारे में कुछ पॉइंट थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, ये है दूसरे नंबर टॉपिक आपका वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन। ठीक है। जिबरेलिन यह एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, पहली बात, जिसे GA या GA3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? बात में आ गई? ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है जिसे GA या GA3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम जापान के किसानों ने, किस किसानों ने? जहाँ के जापान के किसानों ने देखा कि उनके खेतों में जो चावल के पौधे थे उनकी लंबाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लंबाई बढ़ गई, बड़े हो गए, लंबे हो गए वो।
जिससे क्या हुआ, उत्पादन घट गया। जिससे क्या हुआ, उत्पादन घट गया। तो अब बात ये आती है बच्चों आपके दिमाग में, सर लंबाई बढ़ने से तो बढ़ना चाहिए, घटा क्यों? तो जो हमारे पास क्रॉप है बच्चों, कौन कौन सी है? मैं बात करता हूँ गेहूं की, चावल की, जो बारले की, इनकी हम बात करें, ये वो फसलें हैं जिनमें टिलेज होता है। क्या होता है? टिलेज। एक बड़ा था 11th क्लास में बताया था आपको, टिलेज क्या होता है? टिलेज। टिलेज क्या होता है बच्चों? टिलेज होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज जाएगी। जैसे ये मेरे पास है, इसमें से ऐसे बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी। आपने देखा होगा गेहूं का पौधा उखाड़ते हैं हम लोग तो उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और इन पौधों में खास बात होती है, हर एक शाखा पर एक बाली लगती है। क्या लगती है? बाली, या ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये पौधे हैं और इनके ऊपर यहाँ पर क्या लगा? बाली लगी है ऐसे, ये देखो। तो मेरे पास जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी बच्चों, उतनी ज्यादा ईयर होगी कि नहीं होंगी? मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, समझ लीजिए टिलेज क्या होता है और जिबरेलिन का रोल क्या है। ये मेरे पास एक मान लीजिए पौधा है गेहूं का, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए पौधा था। इस पौधे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है? टिलेज है, शाखा है। और हर एक शाखा पे क्या बोलती है? एक ईयर आती है, एक बाली आती है। इन्हें बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। ठीक है। अब मैं आप कह रहा हूं एक जो ईयर होती है, इस ईयर के अंदर लगभग 20 दाने होते हैं। मान लीजिए कितने मान रहे हैं हम लोग? 20 दाने। आप लोगों ने पढ़ा है स्पाइक स्पाइगेटिस का पुष्पम पढ़ा है, ये ईयर है, ऐसे होती है, ये ईयर है। इसमें लगभग 20 दाने एक ईयर में है, तो मेरे पास 10 ईयर हो गए, तो कितने हो गए बच्चों? 200 दाने हो गए। मतलब एक पौधे से, गेहूं के एक पौधे से, चावल के एक पौधे से, या जौ के एक पौधे से लगभग मुझे 200 दाने प्राप्त हुए। कितने बीज प्राप्त हुए? 200 बीज प्राप्त हुए। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर जिबरेलिन का स्प्रे कर देता हूं, सुनना, यदि मैं इस पर जिबरेलिन का स्प्रे कर देता हूं तो क्या होगा? उस जिबरेलिन के कारण क्या होगा? टिलेज खत्म हो जाएगा। इससे केवल 1 या 2 शाखाएं ही निकलेंगी। इस टाइप से कितने निकलेंगे? 2 शाखाएं। तो अब मुझे बता दी, यहाँ पे अगर 2 या 3 शाखाएं निकली तो इस पे 1 ईयर तो यहाँ लगी, 1 ईयर यहाँ निकली, 1 ईयर यहाँ बनी। तो यहाँ पर अगर वही मानू मैं 20 दाने भी थे, तो 20 गुना में 3 कितने हुए? 60। तो मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे 20 गुना में 10 बराबर 200 दाने। यहाँ पे कितने बनने हैं? 60। तो उत्पादन ज्यादा कहाँ होगा? इस वाले में, इस वाले में। तो सिंपल सी उत्पादन ज्यादा कहाँ होगा? इस वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रांच ज्यादा है, टिलेज है, इसलिए क्या होगा? ईयर ज्यादा होंगी। ईयर ज्यादा होंगे क्या होगा? बीज ज्यादा होंगे। बीज ज्यादा होंगे तो क्या होगा? उत्पादन ज्यादा होगा। परंतु यहाँ पर क्या है? ईयर कम है, इसलिए पौधे की लंबाई तो बढ़ गई, परंतु यहाँ पे ईयर क्या है? कम है, उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ जो घटना है, ये जो घटना है, ये घटना कहाँ घटी थी? जापान के अंदर। जापान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि उनके चावल के पौधे जिनकी हाइट 2 से 2.5 फीट होती है, वो लंबे हो गए 5 से 6 फीट के हो गए, ऊंचे हो गए, लंबे लंबे। ठीक है। शाखन कम हो गया और वो उनके तने पतले दुबले पीले रंग के हो गए। ठीक है। और उनमें उत्पादन ना के बराबर हुआ। तो जापान के किसानों ने इस जो देखा तो उसको अपनी लैंग्वेज में, जापानी भाषा में एक नाम दिया, रोग का नाम दिया। ऐसा नाम दिया बेकेन रोग। क्या नाम दिया? बेकेन रोग नाम दिया। बेकेन रोग, या ऐसा बोलते हैं बेकेन डिजीज। क्या नाम दिया? बेकेन डिजीज नाम दिया। ठीक है। क्या बोला? बेकेन डिजीज। और जब इसको हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर बेकेन डिजीज की, तो इसे बोलते हैं मूर्ख नवोद्भिद। मूर्ख नवोद्भिद। ये देखो लिखा है मैंने, इन्होंने क्या नाम दिया इनको? मूर्ख नवोद्भिद नाम दिया। अंग्रेजी बोलते हैं फुलिश सीडलिंग, मूर्ख नवोद्भिद। तो समझ में आया? इंसानी मूर्ख नहीं होता, पौधे भी मूर्ख होते हैं। ठीक है। तो ये मूर्ख पौधे थे जो लंबाई बढ़ ली। जो इंसान करता है, बच्चा को करता है कि क्या कितना मूर्ख है, हम बोल देते हैं, तो बच्चा ही नहीं होता इतना मूर्ख होता है। वैसे ये पौधे ने भी गलती की, इसलिए लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका? मूर्ख पौधे।
ठीक है ना। तो पौधे भी मूर्ख होते हैं, तो कौन से होते हैं? ये जिबरेलिन कारण होते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर, सर्वप्रथम जापान किसान ने देखा कि चावल के पौधे अधिक लंबे हो गए। कितने हो गए? लंबाई से, सामान्य लंबाई से बड़े हो गए। इनके तने पतले, पीले व दुर्बल हो गए। लंबे हो गए, तना क्या हो गया? पतला हो गया, पीला हो गया और दुर्बल हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? उत्पादन घट गया। तो इन किसानों ने इनका नाम रख दिया मूर्ख नवोद्भिद फलिस सीडलिंग, या बेवकूफ पौधे। इसको मूर्ख बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको दूसरे से, बेवकूफ पौधे। ठीक है ना। एक तो अच्छे पौधे होते हैं, एक बेवकूफ होते हैं। तो आप कहेंगे बेवकूफ बच्चा, बच्चा मेरा बेवकूफ है, तो बेवकूफ पौधे भी कहते हैं इसको। या इस रोग को जब था बेकेन रोग, क्या नाम दिया गया? बेकेन रोग नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इससे आगे। तो जब ये रोग हो गया तो वहां पर उत्पादन कम हो गया। तो दो वैज्ञानिक थे, कुरोसावा एंड स्वेडा। ये नाम याद रखना बच्चों, मेडिकल पर्पज से इंपोर्टेंट नाम है। इन्होंने पता लगाया कि आखिर रोग क्यों हुआ। तो इन्होंने अपने अध्ययन किए, अध्ययन करके पता लगाया कि इस रोग के मुख्य कारक जो है दो फंगस है। क्या होती है? फंगस होती है। तो इन्होंने पता लगाया इस रोग की मुख्य कारक कौन है? फंगस है। और इन फंगस का नाम बताया, एक तो जिब्रेला और दूसरा फ्यूजेरियम। उन्होंने कहा इस रोग की मुख्य कारक होती है, दो प्रकार फंगस होती है, जिब्रेला और फ्यूजेरियम। ठीक है, यहाँ पर जो जिब्रेला है बच्चों, जिब्रेला जो होती है, ये जिब्रेला फंगस होती है। ये वंश जो होता है, जिब्रेला क्या है? वंश जो होता है, ये वर्ग कौन सा वर्ग? एस्कोमाइसिटी फंगस से बना था। ये वंश एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। और एस्कोमाइसिटी बोलते हैं हम लोग सैकफेंजाई। पढ़ा था या भूल गए? सैकफेंजाई, या ऐसे बोलते हैं थैली कवक। ईस्ट इसी में आती है। तो जिब्रेला जो होता है वंश किसमें आता है? एस्कोमाइसिटीज सदस्य होता है जिब्रेला। और दूसरा भी बताया था आपको फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम ये जो वंश आता है, फ्यूजेरियम जो वंश आता है, ये आता है बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज। फंगस से किस वर्ग में आता है? ड्यूटेरोमाइसिटी क्लास में आता है। और इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। और हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? अपूर्ण कवक। क्या बोलेंगे? अपूर्ण कवक। तो कुरोसावा स्वेडा ने सबसे पहले प्रमाणित किया कि एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं जिब्रेला, फ्यूजेरियम, जो इन पादपों में इस रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट आए दो, याबुटा, शिमेकी। उन्होंने उस जिब्रेला से एक पदार्थ क्रिस्टलाइज फॉर्म में अलग किया और पाया कि उस पदार्थ का स्प्रे करने से पौधे में लंबाई बढ़ जाती है। तो उन्होंने उस पदार्थ का नाम रख दिया जिब्रेलिन। क्या नाम दे दिया? जिब्रेलिन। तो आगे हम बात करें, देखो यहाँ पे याबुटा और शिमेकी, ये दो साइंटिस्ट थे। कौन? याबुटा और शिमेकी। इन्होंने इस कवक से, इस कवक के जो वंश का नाम था जिब्रेला है, जाति का नाम फ्यूजिकोरी। तो जिब्रेला फ्यूजिकोरी से एक वृद्धि हार्मोन प्राप्त किया। कौन सा हार्मोन किया? वृद्धि हार्मोन प्राप्त किया। और इसे क्रिस्टलाइन अवस्था में प्राप्त किया। कैसा किया? क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया था। और इसे जिब्रेलिन कहा गया। क्या नाम दे दिया इसका? जिब्रेलिन। जिब्रेला से प्राप्त इसने नाम दे दिया जिब्रेलिन। ठीक है, क्या दे दिया? जिब्रेलिन कहा गया। और यह जिब्रेलिन जो होता है वृद्धि हार्मोन पादप के पर्वों, ना पर्वों की लंबाई को बढ़ाता है। क्लियर है? तने के अंदर बच्चों दो भाग होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, गन्ना खाया होगा, तो एक हिस्से को बोलते हैं पोरी। गन्ने के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है और इसमें यहाँ पर आइज बनी होती है ऐसे। तो ये जो हिस्सा होता है इसे तो बोलते हैं पर्व, या ऐसे बोलते हैं बच्चों इंटर नोड। और ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं पर्व संधि, ऐसे बोलते हैं NODE नोड। क्लियर है? तो ये इसकी लंबाई बढ़ाता है। किसकी? पर्व की लंबाई बढ़ाता है, जिससे अनुवांशिक बोनापन भी दूर हो जाता है।
ठीक है, तो ये तो था जिबरेलिन की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। जिबरेलिन क्या चीज़ है, रासायनिक संरचना क्या होती है जिबरेलिन की, इसकी बात करें तो ये हो गए बच्चों रासायनिक संरचना। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें संरचना की तो क्या होता है, देखो रासायनिक रूप से जिबरेलिन एक जिबरेलिक एसिड है। क्या है ये, जिसे हम जिबरेलिन बोल रहे हैं वो क्या एक्चुअल में जिबरेलिक अम्ल है। ठीक है, और इस अम्ल का फार्मूला होता है C19H26O6 होता है। कार्बन 19, हाइड्रोजन 26 और O6 होता है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। कई बार पूछ सकते हैं मेडिकल के अंदर जिबरेलिन का फार्मूला क्या है। ठीक है, इसकी प्रकृति जो अम्लीय होती है, ठीक है, इसकी संरचना में जिब्रेन वैलेंस पाई जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जिब्रेन वैलेंस पाई जाती है। ऑप्शन दे दिया आपको, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और थाइलिन। आंसर आएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन जिब्रेन के अंदर ही आती है, तो जिब्रेन वैलेंस पाई जाती है। जिब्रेन वैलेंस एक केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, रिंग होती है यार जो इसमें पाई जाती है संरचना में। ठीक है, अभी तक लगभग 100 प्रकार के जिबरेलिन खोजा चुके हैं। कितने खोजा चुके हैं? अभी तक लगभग 100 प्रकार के 100 टाइप के जिबरेलिन खोजा चुके हैं, जिनमें से 20 अकेले जिबरेला से खोजे गए हैं। कितने खोजे गए हैं? 20। ठीक है, और इन्हें हम बात करते हैं खोज चुके हैं। इन्हें हम एक क्रमशः इन्हें एक क्रम व्यवस्थित करते हैं एक क्रम में, जैसे GA1 इन्हें क्रम में GA से G100 तक व्यवस्थित किया गया है। तो आप कैसे सकते हो उसको कि हमने कहा जो GA1 है, देन GA2 है, देन GA3 है, GA4 है, ऐसे हम करते करते कहां तक पहुंच गए? GA100 तक पहुंच गए। ठीक है, तो अभी तक लगभग वर्तमान समय में 100 प्रकार के जिबरेलिन खोजे गए हैं, और इन 100 में से 20 जो है वो जिबरेला फिजिकोलाई से खोजे गए हैं, जिबरेला वंश से खोजे गए हैं। इन सब में 20 जो होते हैं उन सब में GA3 जो होता है बच्चों, GA3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिबरेलिन समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? ये इसको माने कि ये मॉनिटर है। जैसे आप क्लास में अगर मान लीजिए 60 बच्चे हैं और एक आपका मॉनिटर होगा, तो आपकी पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो एक मॉनिटर करेगा। तो ये मॉनिटर है। सेम यहाँ पे है कि GA3 जो है वो जिबरेलिन का मॉनिटर है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि GA3 जो होता है बच्चों, जिबरेलिन का प्रतिनिधित्व माना गया है। क्या माना गया है? प्रतिनिधि माना गया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आ चुका मेडिकल में, जिबरेलिन आर रिप्रेजेंट बाय, जिबरेलिन का रिप्रेजेंट कौन करता है या जिबरेलिन का प्रतिनिधि कौन है? तो आंसर आएगा GA3। कौन आएगा? GA3। ये जो फार्मूला लिखा है आप लोगों ने यहाँ पे C19H26O6, ये भी बच्चों GA3 का ही फार्मूला है। क्या है ये? GA3 का ही फार्मूला है। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जिबरेलिन बारे में कुछ है, इसका डायग्राम हम बनाएंगे बाद में। तो फिलहाल अभी आप उसे यहाँ तक लिख लीजिए। तो बच्चों हम बात कर रहे थे केमिकल नेचर की। तो केमिकल नेचर या केमिकल स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, तो जिबरेलिन जो होता है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर ये है। या मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। कुछ बुक में डायग्राम ये वाला है, कुछ बुक में डायग्राम ये वाला है। इन दोनों में से आपको इजी जो लगता है वो आप बना सकते हो। इजी मुझे लगता है बनाने में, ये सिंपल इजी है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज क्लियरली विजिबल हियर, दैट नोन एज जिब्रेन वैलेंस। इसे क्या बोलते हैं? जिब्रेन वैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों डायग्राम में जो इजी लगे, जो अच्छा लगे, वो आप ड्रॉ कर लेना। दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोर्ड पे दोनों बनाया है, पर आपको एक ही बनाना है। ठीक है, ये बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। ठीक है, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। NCERT जो बुक है उसमें डायग्राम है नहीं, और रासा बोर्ड की जो बुक है उसमें भी ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम जो है जिबरेलिक एसिड के हैं, जिबरेलिन के हैं, और दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर ये GA3 को रिप्रेजेंट करते हैं, C19H26O6।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद बच्चों कि इसमें मैंने बताया था जिब्बेन वलय होती, क्या होती है? जिब्बेन वलय। तो जिब्बेन वलय कौन सी होती है? ये वाली, इसे हम बोलते हैं जिब्बेन वलय। ये जिब्बेन रिंग होती है जो इसमें पाई जाती है। केमिस्ट्री में आप कहीं से पढ़ते हो जिब्बेन वलय, तो वहाँ पर आप पता होगा आपको केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ जिब्बेन वलय ये होती है। अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जो मेडिकल पर्पज से इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट रखा है फर्स्ट रिपोर्टेड जिब्रेलिन इन हाई प्लांट, उच्च वर्गीय पादपों में खोजा गया प्रथम जिब्रेलिन। अभी तो हमने जिब्रेलिन पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? जिब्रेला फॉजिकोराई, फंगस के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फंगस, या बूटा और सिमिकी ने जो पता किया था वो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम बात जो कर रहे हैं जिब्रेलिन की, वो किसमें? हाई प्लांट्स में। किसमें? हाई प्लांट्स, उच्च वर्गीय पादप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनमें खोजा गया सबसे पहला कौन सा है? GA1 खोजा गया है। इसमें पहले क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट इन द हायर प्लांट द GA1, ठीक है। वैसे खोजा गया कौन सा है? GA3 खोजा गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमन जिब्रेलिन इन द हायर प्लांट्स, अगर उच्च वर्गीय पादपों में कॉमन रूप से पाए जाने वाले जिब्रेलिन कौन से हैं? तो GA1 और GA20। GA फर्स्ट और GA20 जो होता है 20 नंबर का जो होता है वो कॉमन से पाए जाते हैं। जिब्रेलिन जो होता है मैंने बताया था आपको सभी में पाया जाता है, सभी पादप में पाया जाता है, एल्गी, बायो, टेडो, जिम्नो सभी में पाया जाता है, और फंगस में भी पाया जाता है। फंगस में तो खोजा गया था इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जिब्रेलिन प्रेजेंट इन द ऑल टाइप ऑफ द प्लांट्स, एल्गी, बायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। फंगस मैंने वो लगाया हुआ है बच्चों, बोला क्या लगाया हुआ है? फंगस को प्लांट में हम काउंट नहीं करते, फंगस तो अलग से अपना एक किंगडम है, ठीक है ना, फंजाई। तो इन सभी में पाया जाता है, एल्गी, फंजाई, बायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। कई बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल वे में कि निम्न में से किसमें जिब्रेलिन पाया जाता है? एल्गी, फंजाई, बायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो दे दिया आपको। तो एल्गी 1, फंजाई 2, जिम्नो आपका बायो 3, टेडो 4, जिम्नो 5 और एंजियो 6। तो ये 6 नाम दे दिया आपको। तो आंसर आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो सभी में, इन सभी में ऑक्सीजन जिब्रेलिन पाया जाता है। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो सभी प्लांट ग्रुप में और फंगस ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं जैव संश्लेषण पे बच्चों। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है जैव संश्लेषण। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जैसे हमने बात की थी कि ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था ट्रिप्टोफैन और जिंक की उपस्थिति में। ट्रिप्टोफैन और जिंक, ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में बच्चों, ट्रिप्टोफैन वाला याद करो। एक क्वेश्चन आया था मेडिकल में जो मैंने कल कराया था आपको, उसमें ये क्वेश्चन था कि मेडिकल 2020 के अंदर कि कॉलम मैच कीजिए, तो वहाँ पे एक साइड जिंक था और कॉलम मैच था IAA संश्लेषण। तो IAA क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक क्या है? ऑक्सीजन। क्या है वो? ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका आपके जो हमने पढ़ा था। तो ये दो क्वेश्चन मतलब हार्मोन से ऑक्सीजन से क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में आपके कॉलम मैच के अंदर, दूसरा जिब्रेलिन का क्वेश्चन आ चुका है। दो क्वेश्चन मेडिकल में हार्मोन में से आ चुके हैं आपके इस साल 2020 के अंदर। तो वहां मैंने बताया था आपको ट्रिप्टोफैन और जिंक होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेडिकल में आता है तो क्या आएगा? मेलानिक एसिड पाथवे। कौन सा होता है? मेलानिक एसिड पाथवे होता है, ये पाथवे में जिम्मेदार होता है, ठीक है। द प्रिकर्सर ऑफ द जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का जो पूर्ववर्ती पदार्थ होता है, प्रिकर्सर होता है, वो क्या होता है? ये होता है क्यूरिने, ठीक है ना। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, उस एनसीईआरटी बुक में दे रखा है टर्पीन, दे रखा है टर्पीन कि जो जिब्रेलिन होता है वो टर्पीन डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है। कैसे बनता है? टर्पीन। टर्पीन क्या होता है? तारपीन, अपन से बोलते हैं तारपीन, ठीक है। ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द्वितीय उपपरिचय पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर ये नाम आता है टर्पीन्स होते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर आपने पढ़ा टर्पीन्स पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में वही टर्पीन्स है। तो टर्पीन्स होते हैं, ये रखा है एनसीईआरटी में कि जिब्रेलिक एसिड होता है वो टर्पीन्स कंपाउंड होता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा। डायग्राम दोनों में से आपकी इच्छा हो बना लेना एक, और इसको लिख लीजिए, ठीक है।
तो बच्चों हम बात कर रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, उसमें हम 21 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम बात करते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन नंबर 22 जो है बच्चों, वो आपका है यहाँ पर, ये है आपका बहुगुणता क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो बहुगुणता पूछा क्या बच्चों, बहुगुणता क्या होती है, उसके टाइप पूछे, नाम पूछे। तो अगर हम बात करें बहुगुणता की, पॉली एम्ब्रियोनी, क्या बोलेंगे इसको, पॉली एम्ब्रियोनी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं इसको, बहुगुणता को। तो नाम से ही पता लग रहा है आपको, पॉली एम्ब्रियोनी है, एक से अधिक एम्ब्रियो। यदि एक भ्रूण कोष में एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं, या एक बीज में यदि एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इसे बहुगुणता कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण, एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, भ्रूणों की उपस्थिति। ठीक है, उपस्थिति लिख लो पूरा चाहे। ये जो कंडीशन होती है, ये जो कहलाती है आपके, ये कहलाती है बहुगुणता। अब आता है बहुगुणता की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले आते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बहुगुणता खोज की थी, और किसमें की थी, संतरा के अंदर। किसमें, संतरा। ठीक है, ये ऐसे हम बोल सकते हैं सिट्रस फैमिली, सिट्रस ग्रुप के सदस्य थे, उनके अंदर उन्होंने सबसे पहले बहुगुणता की खोज की थी। और बहुगुणता के अंदर इन्होंने पाया था कि एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि एक से अधिक भ्रूण होने पर भी केवल एक ही भ्रूण क्रियाशील होता है, एक से अधिक भ्रूण क्रियाशील नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें बच्चों कि यह होता है एक ही भ्रूण, एक ही भ्रूण जो होता है वो क्रियाशील होता है परिपक्व अवस्था में। बाकी जो जितने भ्रूण होते हैं वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं, अपासित हो जाते हैं। क्लियर है, तो परिभाषा क्या हुई, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुगुणता कहलाता है। पहली बात। खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, सिट्रस ग्रुप की थी, संतरा है, नींबू है, सिट्रस फैमिली सदस्यों की थी। और इनमें इतने सारे भ्रूण होते हैं अंकुरण के समय, लेकिन क्रियाशील केवल एक ही भ्रूण होता है। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पूछा गया कि बहुभ्रूणता का निर्माण कैसे होता है, आखिर एक से अधिक भ्रूण कैसे होते हैं। तो इसमें यह था आपके, एक था क्लीवेज। क्या होता था, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास, या हिंदी में लिख सकते हैं आप, हिंदी में पढ़ रहे तो विदलन, कह सकते हैं विदलन द्वारा। यदि हमारे पास जायगोट बनता है, उसमें किसी कारण से विदलन हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो वो दो भ्रूण का निर्माण कर देता है, यही बहुगुणता हो गई। ठीक है, या दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। ये भी होता है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। कैसे, यदि भ्रूण कोष के अलावा बीजांडकाय या अध्यावरण या अन्य भाग जो होता है वो भ्रूण का निर्माण कर दे सीधे, तो ये भी कहलाती है अपस्थानिक भ्रूणता। तो ये जो घटनाएं होती हैं ये सारे भ्रूण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है कि बहुगुणता क्या होती है, किसने खोजा, किसने खोजा, और दो प्रकार की, विदलन द्वारा या अपस्थानिक भ्रूणता द्वारा ये होती है। क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, पोलन व पोलन उत्पाद को समझाइए। पोलन मतलब परागकण। ठीक है, और दूसरा क्या है, पराग उत्पाद।
ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आ चुका, आपके रास्ता बोर्ड के अंदर बुक में आ चुका है ये क्वेश्चन। दोनों चीज़ समझ गए आप। परागकण मतलब पोलन गेन समझाना है, और पराग उत्पाद मतलब पोलन प्रोडक्ट। तो परागकण क्या होते हैं? नर युग्मोद्भिद परिपक्व, युग्मोद्भिद या अपरिपक्व। सामान्यतः परागकण होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग अपरिपक्व, अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद। क्या होते हैं? युग्मकोद्भिद होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है इसके अंदर कि जो हमारे पास परागकण होता है, वो जो परागकण है वो क्या होता है? एक कोशिकीय होता है या दो कोशिकीय होता है। वो अगर हम बात करें डाइकोट्स के अंदर, द्विबीजपत्री के अंदर, तो ये दो कोशिकीय अवस्था में होता है, दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है, रिलीज होता है। और अगर हम बात करते हैं मोनोकोट की बच्चों, तो ये 3 केंद्र की अवस्था में मुक्त होता है, 3 केंद्र की अवस्था में मुक्त होता है। ठीक है, अगर आप समझना चाहो डिटेल में समझ सकते हो। कैसे? अगर हम बात करते हैं डाइकोट के अंदर, तो डाइकोट के अंदर क्या होता है? 2 प्रकार की सेल होती है, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। ये वाली होती है वीसी, इसे बोलते हैं जीसी, और इसके ऊपर होती है एक्साइन। ऐसे ये डाइकोट के अंदर होता है। मोनोकोट में क्या होता है बच्चों? जनन कोशिका जो होती है विभाजित होकर 2 नर केंद्रक का निर्माण करती है। तो इसमें 3 केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक और 2 नर केंद्रक। तो इसे तो बोलते हैं VN। क्या बोलेंगे? VN, कायिक न्यूक्लियस। और ये 2 होते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं MN। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर? एक चीज़ और आती है इसमें, परागकण में होता है। परागकण जो होते हैं, और क्या होता है परागकण के अंदर हम बात करें तो परागकण जो होते हैं उनकी संरचना एक्साइन की उपस्थिति के कारण भिन्न प्रकार की होती है। अर्थात परागकण जो होता है एक्साइन पैटर्न सबसे अलग होता है। वो स्पाइनी हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, जालिकात हो सकते हैं। तो वो अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कीट परागित परागकण है तो चिपचिपे होंगे, स्टिकी हो सकते हैं। वायु परागित होंगे तो ड्राई अवस्था में होंगे, सूक्ष्म अवस्था में होंगे, हल्के होंगे। वो हम सब पढ़ चुके हैं, वो वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, फिर परागकण जो होता है वो नर भाग को प्रदर्शित करता है, कहता है नर युग्मक को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पोलन प्रोडक्ट, पराग उत्पाद। ठीक है, तो पराग उत्पाद के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं 3 नाम आते हैं बच्चों, जो कहते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला आता है आपका पराग जो होते हैं वो सिरप के रूप में काम आते हैं। किसके रूप में आते हैं? टैबलेट। तो पहला आपने पढ़ा था पोलन टैबलेट और सिरप। ठीक है, पोलन टैबलेट और पोलन सिरप बाजार में काम आते हैं। ये जो पराग होते हैं सिरप, ये अश्व जो होते हैं घोड़ा, उनके लिए आते हैं। घुड़सवार जो घोड़े होते हैं उनके खिलाने काम आते हैं, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उच्च मात्रा में इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, इसलिए प्योर रूप से इसलिए इसे काम में ले जाता है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा हनी, शहद जो होता है वो भी मधुमक्खी द्वारा पराग रस द्वारा बनाया जाता है, परागकण होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें पोषण भरपूर होते हैं इसलिए वो काम में रहते हैं, एथलीस्ट काम रहते हैं इनको घोड़े। ठीक है, बाज़ार में वहाँ जो पाश्चात्य कंट्री है, देश होते हैं, उनके अंदर विदेशों में इनके टैबलेट और सिरप पाई जाती है, बाजार में मिलती है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है बच्चों, वो आता है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, अगर हम बात करें चौलाई की बात करें, अगर हम बथुए की बात करें, या हम बात करें पार्थेनियम की, ये ऐसे कुछ पौधे हैं, डाइकोट्स प्लांट है या पार्थेनियम कंपोजिटी का है,
जिनके परागकण हवा में फैलकर लंबी दूर तक जाते हैं और इनके परागकण इतने छोटे होते हैं कि हवा में उड़ते रहते हैं और किसी भी शरीर में, मनुष्य के शरीर में नाक द्वारा प्रवेश कर कर वो उसमें एनर्जी पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो पराग कणों द्वारा एनर्जी होती है, इस एनर्जी को बोलते हैं पोलर एनर्जी। ठीक है, ये एरोलिजन्स होते हैं, एरोलिजन्स मतलब हमें घूमे होते हैं और श्वसन द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर ये एनर्जी पैदा करते हैं। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी विकार इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक पोलर एनर्जी करने वाला पादप का परागकण बताइए। विश्व में सर्वाधिक पोलर एनर्जी करने वाला, पराग एनर्जी करने वाला पादप नाम बताइए। तो यहाँ पे आएगा बच्चों पार्थेनियम। पार्थेनियम को बोलते हैं गाजर घास, कैरेट ग्रास। तो पार्थेनियम जो होता है, पार्थेनियम के परागकण, पार्थेनियम एनर्जी होता है और पार्थेनियम के परागकण होते हैं वो एनर्जी पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एमारैंथस, चौलाई, जिसे हम खाते भी हैं हरी सब्जी के रूप में। चौलाई जो होती है उसके परागकण भी अत्यधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करते हैं। एक सर्वे के अनुसार विश्व में सर्वाधिक पोलर एनर्जी होती है वो पार्थेनियम से होती है, परंतु भारत में सर्वाधिक पोलर एनर्जी किससे होती है? एमारैंथस से होती है, चौलाई से होती है। ठीक है, ठीक है, तो दो चीज़ हो गई। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे उत्पाद के अंदर एक चीज़ आती है आपका प्रिजर्वेशन, पोलन प्रिजर्वेशन, यहाँ से बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये लास्ट ईयर का मेडिकल क्वेश्चन का, मेडिकल का है 2019 में, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड में आ चुका है ये क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए तापमान क्या होता है, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन होती है। तो हमारे पास जो उच्च क्वालिटी के परागकण, अच्छे परागकण होते हैं या विलुप्त किस्मों के परागकण होते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। और उनको क्रायो प्रिजर्व करने से कारण क्या होता है, उनको प्रिजर्व करने के कारण वो प्रिजर्वेशन जो होता है यहाँ पर जरूरत पड़ने पर उन्हें हम निकाल लेते हैं और वापस से उन्हें काम लेकर हाइब्रिड प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। तो पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इन परागकणों का उत्पादन किया जाता है, या हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट, एगोनिक पौधे बनाने के लिए टिश्यू कल्चर द्वारा भी, तो उनके द्वारा हम इनको काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये परागकण क्या हो गया उसके बारे में बता दिया मैंने। ये पराग उत्पाद दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं, पोलन में पोलन उत्पाद उसमें ये आ गया। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपके नंबर पे 24। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। क्या है क्वेश्चन? अंड प्रजनन व सजीव प्रजनन को समझाइए और दो उदाहरण दीजिए। अंड प्रजनन, अंड प्रजनक, और दूसरा हो गया आपका सजीव प्रजनक। अगर हम उनको बात करें तो ओवीपेरस और वीपेरस पढ़ा है ना आपने, ठीक है। यहाँ हिंदी की बात करें तो बहुत सिंपल सा है, अंड मतलब अंडे देने वाले, ओवीपेरस कहते हैं इनको। सजीव मतलब सीधे बच्चे उत्पन्न करने वाले। ठीक है। अब आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ देखे होंगे बच्चों, जानते हो, कबूतर देखा होगा, मोर देखा होगा, चिड़िया देखी होगी, सांप देखे होंगे। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और अंडों के अंदर बच्चे का निर्माण होता है, उन्हें बोलते हैं अंड प्रजनक, ओवीपेरस एनिमल्स। ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, पक्षी दे सकते हो, रेप्टाइल्स दे सकते हो। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपके क्वेश्चन सजीव प्रजनक।
सीधे बच्चे उत्पन्न करने वाले। तो इंसानों के बच्चा पैदा होता है, सीधा अंडा पैदा थोड़ी होता है, अंडे आ गया बच्चा पैदा होगा, उसमें से ऐसा नहीं होता ना, सीधे बच्चे पैदा होते हैं। माँ की गर्भ के अंदर 9 महीने होता है। कंगारू ले लो आप, गाय भैंस किसी को भी ले लो, तो ये सारे कैसे होते हैं, मैमल्स, स्तनधारी, ठीक है। ये सारे कर देते हैं बच्चे उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपका, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है समय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये 9th 10th में पढ़ते हैं हम लोग, खूब पढ़ते हैं। एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरा इंटरनल, आप सबने खूब पढ़ा हुआ है। आप लोगों को सिर्फ इसको वो करना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यदि निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होती है, क्या होता है, यदि निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर और यदि निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, तो वो सिंपल है, यदि फीमेल के शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यदि यही प्रक्रिया कहाँ होती है, शरीर के बाहर होती है, तो बोलते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो मेंढक जो होते हैं, फ्रॉग, उसका आपने कुछ उदाहरण देखा है। मेंढक जो होते हैं, इसमें फीमेल मेंढक एग दे देती है और मेल इस पर अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, इससे बहुत सारे बच्चे फर्टिलाइजेशन होता है, संख्या अधिक होती है। क्या होता है यहाँ पे, संख्या अधिक होती है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में उत्तरजीविता कम होती है संतति की, इसलिए वहाँ पर संख्या अधिक होती है। आंतरिक निषेचन होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मनुष्य तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा स्तनधारी जितने भी हमारे पास हैं, अधिकतर स्तनधारी इसमें आते हैं। इसके अलावा पादप, हमारे पास जितने भी पादप हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी पादपों के अंदर भी निषेचन जो होता है वो आंतरिक प्रकार का होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। बाह्य निषेचन में उत्तरजीविता कम होती है, इसलिए संख्या अधिक होती है, जबकि आंतरिक निषेचन में उत्तरजीविता अधिक होती है, इसलिए संख्या कम होती है।